ओके, गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों आज का हमारा लेसन है ग्रेट साइंटिस्ट माइकल फैराडे पे है ये लेसन। ठीक है, ध्यान देना। पेज नंबर है आप लोगों का 89। और इसके पहले हमारी चिट चैट एक्टिविटी में वार्मिंग अप इन्वेंशंस का जो क्वेश्चन था वो, और उसी में बी टाइप का एक क्वेश्चन था वो कंप्लीट हुआ था। अब हम लोग लेसन ले रहे हैं। आज इसका हम एक पार्ट देखेंगे पहले। तो पहले आप यहाँ पे सुन लेंगे, उसके बाद फिर मैं एक्सप्लेनेशन देती हूँ। ये डिजिटल साक्षर एकेडमिक का वीडियो है, डायरेक्टली इंग्लिश टू इंग्लिश है, या फिर इसमें मराठी माध्यम में समझाया गया है, इसीलिए मुझे हिंदी में आपको समझाने के लिए ये वीडियो का यूज़ करना पड़ेगा। ओके, सो कॉन्सेंट्रेट। बस यहाँ पे एक है कि जो लेसन स्टार्ट होने के पहले आपका जो एक ब्रैकेट दिया हुआ है ऊपर, है ना, एक ब्लॉक दिया है, उसके ऊपर जो उसमें जो दो लाइन्स है वो एक्सप्लेन नहीं की है, वो मैं बता देती हूँ। ग्रेट साइंटिस्ट आर परसिवरिंग एंड नेवर डेटर्ड बाय डिफिकल्टीज। यानी जो महान वैज्ञानिक होते हैं, साइंटिस्ट होते हैं, वो कैसे होते हैं? दृढ़, यानी किसी भी चीज़ से हिलते नहीं। अगर उन्होंने तय किया कि मुझे ये करना है तो वो अपना जो भी कुछ फैसला है उसको दृढ़ता से फॉलो करते हैं। एंड डेटर्ड बाय डिफिकल्टीज, और ना ही विचलित होते हैं वो कठिनाइयों से। यानी वो इतने दृढ़ होते हैं कि उनको कोई भी चीज़ पीछे नहीं ढकेल सकती। उन्होंने तय किया कि मुझे ये करना है तो कितनी भी कठिनाइयाँ आ जाए वो लोग अपना काम करते हैं, और तभी वो ग्रेट साइंटिस्ट कहलाते हैं। अब सुनते हैं। Story: Michael Faraday. Now let's start with the lesson. This story is about a great scientist named Michael Faraday. He is regarded as one of the most distinguished scientists and inventors of modern times. And his work on electricity is still a subject of study in the form of Faraday's laws. But his life was not so easy. But few know his inspirational life story, which is all about courage and fighting against odds. Michael Faraday. ओके, यहाँ पे रोकते हैं। फर्स्ट पैराग्राफ क्या बताया है? माइकल फैराडे इज रिगार्डेड, यानी माने जाते हैं, एज वन ऑफ द मोस्ट डिस्टिंग्विश्ड साइंटिस्ट एंड इन्वेंटर्स ऑफ मॉडर्न टाइम्स, एंड हिज वर्क ऑन इलेक्ट्रिसिटी इज स्टिल अ सब्जेक्ट ऑफ स्टडी। तो माइकल फैराडे जो है वो क्या माने जाते हैं? वन ऑफ द डिस्टिंग्विश, विशिष्ट प्रकार के जो वैज्ञानिक हैं या इन्वेंटर्स यानी अन्वेषक, जो इन्वेंशन करते हैं, डिस्कवरी करते हैं, उनमें से एक ऐसे माने जाते हैं। और वो भी किस टाइम के? मॉडर्न टाइम के, अभी नए ज़माने के। एंड हिज वर्क ऑन इलेक्ट्रिसिटी इज स्टिल अ सब्जेक्ट ऑफ स्टडी इन द फॉर्म ऑफ फैराडेज लॉज। और आज भी फैराडे के जो लॉ हैं, जो नियम हैं, जिसके ऊपर उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी का निर्माण किया था या मशीन्स निर्माण की थी इलेक्ट्रिसिटी की, वो आज भी आज के वैज्ञानिकों के लिए पढ़ने का विषय है। यानी वो इतना ज़्यादा डीपली उन्होंने काम किया था कि आज के लोग अभी भी उनको पढ़ रहे हैं। समझ में आया? उनके नियमों को पढ़ रहे हैं। बट फ्यू नो हिज इंस्पिरेशनल लाइफ स्टोरी, लेकिन कुछ ही लोगों को उनकी प्रेरणा देने वाली जिंदगी की कहानी मालूम है। माइकल फैराडे को सब जानते हैं एज अ इलेक्ट्रिक साइंटिस्ट करके या इन्वेंटर करके, लेकिन उनके बारे में जो कहानी है उनके बचपन से कि वो कैसे बने इतने, तो वो बहुत कम लोग जानते हैं। विच इज़ ऑल अबाउट करेज एंड फाइटिंग अगेंस्ट द ऑड्स। और ये कहानी पूरी तरह से साहस की कहानी है और किसी भी परिस्थिति में के खिलाफ लड़ाई की कहानी है। यानी उनके साथ जो परिस्थितियाँ थी वो इतनी भयंकर थी कि कोई साधारण व्यक्ति तो सोच ही नहीं सकता कि वो कुछ बड़ा साइंटिस्ट बने या कुछ वैज्ञानिक बने। वो तो सोचेगा कि बस 2 वक्त की रोटी मिल जाए, कपड़ा पहनने को मिल जाए तो हो जाए। तो इतनी उनकी परिस्थिति खराब थी। प्लस अब उनके साथ और क्या हुआ वो भी देखते हैं। अब आगे फिर से एक पैराग्राफ यहाँ पे सुनने वाले हो, तो जब मैं सुनाती हूँ तब आप लोग अपने बुक में क्या करेंगे? पेंसिल या पेन लेकर हाथ वैसे घुमाएंगे, यानी हर एक वर्ड के नीचे, और जो वर्ड के मीनिंग मैं बताती हूँ, समझाती हूँ, तब वो आपको लिखना है, खाली बैठना नहीं है देखते हुए।
समझे, हमेशा याद रखना नए शब्द कैसे समझ में आएंगे आपको, और फिर घर में जाकर उन्हें नए अपने नोटबुक में लिखना, उसके मीनिंग लिखना, इंग्लिश में भी लिखना चाहिए आप लोगों ने डिक्शनरी से ढूंढकर, और हिंदी में जो मैं बताती हूँ वो भी लिखना चाहिए। उसके बाद में उन शब्दों का वाक्य में प्रयोग करके देखना चाहिए। जैसे मैंने आपको GOOD गुड़ शब्द समझाया, गुड़ यानी अच्छा, तो आपने लिख लिया अपने नोटबुक में, क्योंकि आपको नहीं पता था, आपने लिखा GOOD गुड़ यानी अच्छा। तो अब इसका वाक्य अगर आप बनाओगे तो आपको समझ में आएगा कि गुड का मीनिंग क्या है। तो आई एम अ गुड बॉय, माई फ्रेंड इज अ गुड बॉय, माई मदर इज वेरी गुड कुक, है ना, अच्छा कुक है, माई फादर इज गुड टीचर। इस तरह से अगर आप लिखोगे तो आपको वो गुड का मीनिंग अच्छा समझ लगेगा। तो इसीलिए आप लोगों को क्या करना चाहिए, नए शब्दों को लिखकर उनके वाक्यों में प्रयोग करने चाहिए। सिंपल सिंपल वाक्य बनाना, बहुत बड़े बड़े वाक्य नहीं बनाना, सिंपल वाक्य। ओके, सेकेंड पैराग्राफ का थोड़ा सा हो चुका था। He was born into a poverty-stricken family in a dirty London suburb. He suffered from a speech defect as a child. He would pronounce rabbit as wabbit. He could not even say his own name and would call himself Forwarday. Other children laughed at him and teachers did not help him either. When he was 12, his mother was forced to take him out of school, thus putting an end to his formal education. ओके, सो हियर व्हाट इज द सेकेंड पैराग्राफ अबाउट उनकी जो डिफिकल्टी थी, उनके जो प्रॉब्लम थे उसके बारे में है। ओके, लाइट जाने की वजह से दिख नहीं रहा। माइकल फैराडे वॉज बॉर्न इनटू अ पॉवर्टी स्ट्रिकन फैमिली इन अ डर्टी लंदन सबर्ब। तो ये जो माइकल फैराडे है, इनका जन्म कहाँ हुआ, एक गरीबी से ग्रस्त ऐसे फैमिली में। और ये फैमिली कहाँ रहती थी, लंदन के एक गंदे जगह पे, मतलब एक उपनगर था लंदन का, छोटा सा ऐसा शहर, वहाँ पे जो गंदगी थी यानी एकदम ज़्यादा खराब जो बस्ती रहती है, वैसी बस्ती में उनका जन्म हुआ था, और वो बहुत ज़्यादा गरीब थे। ही सफर्ड फ्रॉम अ स्पीच डिफेक्ट एज अ चाइल्ड, और साथ साथ उसके उनको बचपन में स्पीच डिफेक्ट यानी बोलने में वो तोतलाते थे, उनको अच्छे से बोलना नहीं आता था, तो स्पीच डिफेक्ट हो गया था उनको, बोलने में प्रॉब्लम। ही वुड प्रोनाउंस रैबिट एज वैबिट, तो र नहीं बोलना आता था उनको, र को वो व बोलते थे, तो रैबिट बोलने को बोला तो उनके मुंह से क्या निकलता था, वैबिट। ही कुड नॉट इवन से हिज ओन नेम एंड वुड कॉल हिमसेल्फ फैराडे, और उनका नाम था फैराडे, रै था वहाँ पे, तो वो अपना नाम तक नहीं बोल पाते थे, वो फैराडे को फैराडे कहते थे। अदर चिल्ड्रन लाफ्ड एट हिम एंड टीचर्स डिड नॉट हेल्प हिम ईदर, ईदर या आइदर, आइदर यानी भी, यानी ना टीचर मदद करते थे उसकी, ना ही उसके फ्रेंड्स दोस्त उस पर हंसते थे, और टीचर भी किसी तरह से मदद नहीं करते थे, तो वो बच्चा उसी तरह से तुतलाते हुए बात करता था। When he was 12, his mother was forced to take him out of school. जब वो 12 साल के हुए तो उनके माँ को ज़बरदस्ती से उन्हें स्कूल से निकालना पड़ा, क्योंकि वो फीस नहीं भर सकती थी। Thus putting an end to his formal education. तो उसकी वजह से उनका जो औपचारिक तरीके से स्कूल में आना था वो बंद हो गया था। अब एजुकेशन से स्कूल में मिलता है क्या? नहीं, एजुकेशन आप हर जगह से ले सकते हो। आप सुबह से लेकर शाम तक जो भी काम करते हो वो भी आपको एजुकेट करता है। पेड़ पौधे, सूर्य, नदी, ये भी आपको एजुकेट करती है। आप कहीं चलते फिरते आपको कुछ मिल गया, नीचे गिरा हुआ कुछ लिखा हुआ है, उसका निकाल के आपने इन्फॉर्मेशन ले लिया, वो भी एजुकेशन है। आपने कहीं पे एडवर्टाइज देख लिया, अब तो बहुत है एजुकेशन का सामान ना, फ़ोन पे बहुत सारा एजुकेशन मिल जाता है। तो एजुकेशन के लिए स्कूल ज़रूरी नहीं है। क्या ज़रूरी है? पढ़ाई, किताबें पढ़ना। बोलोगे मैडम पढ़ाई तो स्कूल में होती है, तो फिर कैसे क्या होगा? अगर आप स्कूल नहीं आते हो लेकिन आपको पढ़ना लिखना आता है, तो आपको घर में 100 प्रकार की किताबें लाके मिली तो आप पढ़ नहीं सकोगे क्या? यानी आपको वहाँ से एजुकेशन नॉलेज मिल रहा है ना, ज्ञान मिल रहा है ना, शिक्षण मिल रहा है ना। तो ऐसा ही इनके साथ हुआ। अब आप बोलोगे मैडम 12 साल में उनको स्कूल से निकाल दिया तो साइंटिस्ट कैसे बन गए, और इतना गरीब आदमी वैसे कैसे साइंटिस्ट बन सकता है? तो आप देखो आगे की कहानी। अब फिर से हमें सुनना है तीसरा पैराग्राफ। At 13, he started working with a bookbinder, binding hundreds of books during the day and staying up all night to read them.
Reading became his obsession. One day, he came across a book on electricity which had been sent to his master for binding. He started reading it and was completely hooked. That was his first introduction to the subject of electricity, which soon became a lifelong fascination. Faraday was still poor at 21. ओके Once a friend यहाँ पे gave him थोड़ा बैक जाते हैं. introduction to the subject of electricity, which soon became a lifelong fascination. लाइफ लॉन्ग फैसिनेशन तक हम रुकते हैं. एट 13, अब जब वो 13 साल का हो गया, हाउएवर ही स्टार्टेड वर्किंग विथ अ बुक बाइंडर. तो क्या हुआ, 12 साल की उम्र में उनको स्कूल से निकाल दिया गया. तो अब काम तो करना पड़ेगा जीने के लिए, कैसे कमाएंगे, नहीं तो कैसे खा पाएंगे. तो 13 साल का जब वो था, बुक बाइंडिंग करने वाला मालूम है आपको, बुक बाइंड करते हैं. किताबें जो रहती है पुरानी बोलो या पन्नों में कुछ लिखा जाता है तो उसको बाइंड करते हैं, ऐसे एक इसमें बांधते हैं, है ना. तो ऐसे बुक बाइंडर के पास उसने काम करना शुरू किया. तो वो जैसा बताते थे वैसा वो काम करने लगा था. तो बाइंडिंग हंड्रेड्स ऑफ बुक्स ड्यूरिंग द डे, दिन में वो 100 से ज़्यादा किताबों का बाइंडिंग कर देता था. ठीक है, बाइंडिंग करना है ना, किताबों को एक सूत्र में बांधना. हाँ, तो कितने किताबें बाइंड कर लेता था वो छोटा सा 13 साल का बच्चा? 100. आप लोगों की उम्र कितनी है अभी? 16 है. ओ माय गॉड. और तुम्हारी 15 है. तो तुमसे बहुत छोटा था वो, 13 years old है ओनली. तो बाइंडिंग हंड्रेड्स ऑफ बुक्स ड्यूरिंग द डे एंड स्टेइंग अप ऑल नाइट टू रीड देम. और दिन भर में वो बांधता था, किताबें बाइंडिंग करता था और रात में घर नहीं जाता था. वहीं रुककर वो जितनी किताबें उससे हो सके उतनी पढ़ता था, पढ़ाई करता था रात भर और दिन भर ये काम करता था. समझे कितनी मेहनत कर रहा है वो. रीडिंग दस बिकम हीज ऑब्सेशन, बिकेम हीज ऑब्सेशन. और इस प्रकार से, दस यानी इन दिस वे, इस प्रकार से रीडिंग यानी किताबें पढ़ना उसका ऑब्सेशन यानी जुनून हो गया था. वो पागलपन की हद तक किताबें पढ़ता था. दिन रात उसको बस यही सोचता था कि कब पढ़ूँ कब पढ़ूँ कब पढ़ूँ. और रात में जैसे रात होती थी उसका काम कंप्लीट हो गया कि वो पढ़ना स्टार्ट करता था. वन डे ही केम अक्रॉस अ बुक ऑन इलेक्ट्रिसिटी विच हैड बीन सेंट टू हिज मास्टर फॉर बाइंडिंग. तो उसके जो मालिक थे, मास्टर जो थे, उनको बाइंडिंग के लिए एक इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर किताब आई. और फिर क्या हुआ देखते. ही स्टार्टेड रीडिंग इट एंड वॉज कम्प्लीटली हुक्ड. जब उसने शुरुआत कर दी वो किताब पढ़ने की और वो उसको इतनी वो किताब पसंद आई कि वो उसका शौकीन बन गया, यानी उसने वो किताब पूरी होने तक छोड़ी ही नहीं. दैट वॉज हिज फर्स्ट इंट्रोडक्शन टू द सब्जेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. और वो उसका पहला परिचय था इलेक्ट्रिसिटी इस विषय से. उसको तब तक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पता नहीं था. विच सुन बिकेम अ लाइफ लॉन्ग फैसिनेशन. और ये जल्दी ही उसके ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा सम्मोहन बन गया. आपको मालूम है सम्मोहन क्या होता है? उसमें अगर आपको बोलते हैं ना इस तरह से देखो 3, 2, 1, अब जो मैं बोलूँगा वो करो. तो सम्मोहन यानी एक प्रकार का किसी के वश में चले जाना. समझा? तो वो किसके वश में चला गया? इलेक्ट्रिसिटी के किताब में. इतना पसंद आया उसको वो विषय कि वो उसे छोड़ता ही नहीं था. वो दिन रात जैसे जैसे समय मिलता वो पढ़ता रहता था. नेक्स्ट पैराग्राफ सुनते हैं. Faraday was still poor at 21. Once a friend gave him a free ticket to a public lecture and demonstration by the renowned chemist Humphrey Davy at London's Royal Institution. Davy's work on chemicals and electrical lighting was the subject of conversation among the scientists of that age. 70 years later, across the Atlantic Ocean in the USA, the same work enabled Thomas Edison to produce the first consistent light bulb. ओके, अब फिर से सुनिए, ये पैराग्राफ कंप्लीट कर लेते हैं. फैराडे वॉज स्टिल पुअर एट 21. 21 साल का हो गया अब फैराडे. वो कहाँ पे काम करता था? बुक बाइंडिंग की दुकान में. तो 13 से 21 साल तक का वो हो गया. वंस और फिर भी वो पुअर था, स्टिल पुअर, मतलब अभी भी वो कैसा था? गरीब था. वंस अ फ्रेंड गेव हिम अ फ्री टिकट टू अ पब्लिक लेक्चर एंड डेमोन्स्ट्रेशन बाय द रिनाउंड केमिस्ट हम्फ्री डेवी एट लंडन्स रॉयल इंस्टीट्यूशन. तो हम्फ्री डेवी नाम के एक रसायनज्ञ का, यानी जो रसायन शास्त्र में
तज्ञ था, समझो कि वो केमिस्ट था, ठीक है। तो उसका डेमोन्स्ट्रेशन, उसका क्या था, वहाँ पे लेक्चर था, पब्लिक लेक्चर था, लोगों को वो लेक्चर देने आया था और वहाँ पे वो प्रदर्शन करने वाला था अपने ज्ञान का, अपने इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर उसने जो कुछ भी प्रयोग किए होंगे उसका प्रदर्शन करने वाला था और उसके बारे में बताने वाला था। तो वो एक बहुत ही जाना माना, यानी लोगों में विख्यात प्रसिद्ध ऐसा क्या था, रसायनज्ञ, ठीक है, केमिस्ट था। तो उनका लेक्चर लंदन के रॉयल इंस्टीट्यूशन में था और एक फ्रेंड ने फैराडे के उन्हें फ्री टिकट, एक फ्री पास दे दिया कि तुम जाके ये लेक्चर सुनो। Davy's work on chemicals and electrical lighting was the subject of conversation among the scientists of that age. और उस एज में, यानी उस समय पे, उस काल में, ये जो डेवी था जिसके लेक्चर थे, उनका केमिकल्स एंड इलेक्ट्रिकल लाइटिंग ये एक विषय था। रसायन शास्त्र और इलेक्ट्रिकल लाइटिंग, इलेक्ट्रिक से चलने वाले लाइटिंग, ये एक प्रकार का क्या था, लोगों के बीच में बातचीत का विषय था। यानी उनकी किताबें आ गई होगी या उन्होंने किसी को कुछ बताया होगा, लेक्चर दिया होगा, रेडियो पे प्रोग्राम बताया होगा या समथिंग लाइक दैट, तो लोग उसके बारे में क्या करते थे, बातचीत करते थे। 70 ईयर्स लेटर, और उसके 70 साल बाद, 70 साल बाद, अक्रॉस द अटलांटिक ओशन, अटलांटिक सागर के पार, कहाँ पे, यूएसए में, द सेम वर्क enabled Thomas Edison to produce the first consistent light bulb। और 70 साल बाद थॉमस अल्वा एडिसन नाम के साइंटिस्ट को इसी इलेक्ट्रिसिटी ने इलेक्ट्रिक बल्ब उत्पादन करने की क्षमता दी। यानी ये नॉलेज आने के बाद 70 साल बाद हमारे दुनिया में ये बल्ब निर्माण हुए और आज इलेक्ट्रिसिटी कितना बड़ा काम कर रही है। अपन इलेक्ट्रिसिटी के बगैर रह सकते हैं क्या? बिल्कुल भी नहीं। तो ये सारा जो किस्सा है ये हमारे थ्रू ऐसे ही ग्रेट साइंटिस्ट से आता है। अगर ये लोगों ने नहीं किए होते संशोधन तो आज भी हम अंधेरे में रहते, या हमारे जीवन में ये जो सब कुछ आसानी से सब मिल जाता है, रास्ते इतने सीधे प्लेन हो गए हैं। अगर पहिए की खोज नहीं होती, डामर की खोज नहीं होती तो आज भी हमारा जीवन वैसा ही होता, बैलगाड़ी से जाते रहते। अब बैलगाड़ी में भी तो पहिया ही लगता है, तो उसकी भी तो खोज किसी ने की होगी, तभी तो हम आगे बढ़े, नहीं तो हम जहाँ थे पैदल पैदल कितना जा सकता था व्यक्ति, तो हम वहीं रहते। तो ऐसे ग्रेट साइंटिस्ट को हमने थैंक्स कहना चाहिए और ऐसा प्रेरणा लेकर, उनसे इंस्पिरेशन लेकर हमने भी खूब पढ़ाई करनी चाहिए। कोई गरीबी आड़े नहीं आती है, किसी भी प्रकार की कोई चीज़ आड़े नहीं आती है। अगर आपने ठान लिया ऑड्स को फाइट करने का, तभी आप ग्रेट इंसान बन सकते हो। तो आज के लिए हमारा इतना काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बचा हुआ पार्ट जो है लेसन का वो देखेंगे। ठीक है, गुड डे।